हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए देश की समकालीन शीर्ष लेखिकाओं में एक वंदना राग की लिखी हुई कहानी मोनिका फिर याद आई। भाषा और कथ्य की बेजोड़ शिल्पकार वंदना राग एक प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बच्चों के मुंह से बड़ी बात सुन बड़ों को शर्मसार होना पड़ता है, और बड़ों के मुंह से बच्चों सी बात सुन। क्या कहता है शास्त्र और आपका विज्ञान? बच्चों के रंगीन बयानों से कुछ डिग्री रंग हटाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए जब वही बयान एक बड़ा हो गया बच्चा सुनाने लगता है तो क्या आप उसकी तथाकथित समझदारी का अंश घटाकर उसके बयानों को दर्ज करेंगे? ठीक है, यह आपको ही तय करना होगा कि यहाँ आप कितना सच और कितना किस्सा मान बयानों को स्वीकृत करना चाहते हैं। 80 का दशक संक्रमण काल का वास्तविक स्वयंभू दशक था। तो ये सच है कि इसी काल के दौरान एक शहर था जो फंतासी में नहीं था, बिल्कुल वास्तविक था। वहाँ रहते थे इस किस्से के राजा अर्थात नायक प्रतीक, इस किस्से की रानी अर्थात नायिका मोनिका, और दोनों की किस्सा बयानी करती एक लड़की किस्सा गो अनामिका। यहाँ पर जरा गौर फरमा लें और विशेष टिप बतौर याद रख लें कि ये काल अनामिका के जीवन का भी अंदरूनी संक्रमण काल था, और 2 प्रकार के घातक संक्रमणों से मुठभेड़ करती ये लड़की किस्से के दरमियान उपस्थित हो न सिर्फ अपने द्वारा अवलोकित स्थितियों को जज्ब करती जा रही थी, बल्कि उन सभी घटनाओं पर अपने फैसले भी दर्ज करती जा रही थी। न जाने इसमें तथ्य कितने हैं, कितनी कल्पनाशीलता है और कितनी पश्य दृष्टि। तो चलिए किस्सा शुरू। आज वो छत पर फिर खड़ी दिखी। बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने सफ़ेद सलवार के ऊपर कसा हुआ नीला कुर्ता डाल रखा था। उसकी कमर तक झूलती घनी गुथी हुई 2 चोटियाँ हमेशा की तरह पीठ पर लहरा रही थीं। उसका रंग वही फेयर एंड लवली वाली क्रीम लगाने के बाद सा दूध में घुली गुलाब की गुलाबी रंगत सा खिल रहा था। निश्चित था उसने गोरा होने की किसी क्रीम का कभी प्रयोग नहीं किया था, मगर इसके बावजूद वो ऐसी क्रीमों का विज्ञापन करने वाली नायिका लगती थी। चौंकाने की हद तक आखेट करती खूबसूरती से नवाजी हुई नायिका। छत पर आते ही उसने अपना सफ़ेद दुपट्टा वहीं लावारिस पड़ी एक टूटी फूटी टेबल पर मोटी किताबों के साथ सजाकर रख दिया था। दुपट्टा हटाने पर उसके शरीर के उठान और कटाव ऊपर नीचे का रेखा चित्र गढ़ते थे। दूसरों पर इस उद्घाटन के खुलने वाले प्रभावों से वो शर्तिया ही अवगत थी। इसीलिए प्रत्येक दिन छत पर पहुंचते ही वो अपना दुपट्टा उतार कर रख देती थी। मैं उसकी इस बात को समझ सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर भी भविष्य को लेकर कुछ इस तरह की योजना तैयार होती जा रही थी। वो तब जब मैं भी दुपट्टे से अपना कुछ ढकने लायक हो जाऊंगी, तब उस न ढकने में कितना मज़ा आएगा। अवज्ञा वाली बेतकल्लुफ़ी का मज़ा। मैं उन मज़े के पलों को दूरगामी भविष्य से निकट की ओर खिसकाने के लिए ढेरों प्रार्थनाएं भी किया करती थी। वो जिस घर में रहती थी वो शहर के ऊंचे तबके से सेवानिवृत्त पुलिस अफसर का मकान था। बहुत शानो शौकत से भरा उसका बाहरी हिस्सा था। अगले हिस्से के इंटीरियर्स भी कांच, स्टील और लकड़ी की संरचनाओं से जगमगाते रहते थे, मगर जिस हिस्से में वो रहती थी वो हिस्सा किराए पर उठाया गया हिस्सा था। कई जगह कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ था। मसलन छत की बाउंड्री वॉल अभी चारों ओर से खड़ी नहीं हो पाई थी। इसीलिए मैं अपने कमरे में से बैठे बैठे ही अपनी खिड़की से उसके छत पर चल रही सारी गतिविधियों को देख पाती थी। मेरी स्टडी टेबल उसी खिड़की के सामने थी, और वहाँ बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क निपटाते हुए मुझे उस पर नज़र रखने में बड़ा मज़ा आता था। मैं जानती थी छत की दूसरी तरफ से कॉलोनी की सड़क दिखती थी, और वहीं से हर आने जाने वाला उसे मेरी ही तरह देखा करता था। वो भी जानबूझकर उजाला रहने तक वहाँ टहलती रहती थी। कभी कभी टेबल पर रखी किताबें उठाकर हाथ में लेकर उन्हें उलट पुलट किया करती थी। जिस वक्त मेरे टेबल लैंप जलाने की बारी आती थी उस वक्त
वो टेबल पर रखे अपने दुपट्टे को बड़े जतन से उठाकर अपनी छातियों पर जमाकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती थी। एक दिन उसने मुझे देखते हुए पकड़ लिया था और उसके बाद वो वहीं से चिल्लाई थी, आओ ऊपर चले आओ। मैं अचानक यूं पकड़े जाने पर शर्मा गई थी और चूंकि वो मुझे बेपनाह खूबसूरत लगती थी इसलिए मैं अपने को उसके सामने ले जाने में सकुचा भी गई थी। कहाँ वो, कहाँ मैं। आज तो बहुत होमवर्क है, मैंने सिर झुकाते हुए बहाना बनाया, कल आऊंगी। उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। अपने नीम के दातुन सरीखे शरीर को उठ उठ कर देखती रही थी और एक एक तरह के बोध से भरकर मैंने ये भी देखा था कि मेरा शरीर ही नहीं, मेरे तो बाल भी बड़े रूखे और छोटे हैं और मेरी आंखें, वे तो ठीक से दिखलाई भी नहीं पड़ती थीं। अंडाकार काले फ्रेम के चश्मे के भीतर पूरी तरह कैद रहती थीं, मानो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व अथवा उससे जुड़ा कार्य दायित्व कभी हो ही नहीं सकता था। मैं जितनी बार अपनी तुलना उससे कर रही थी उतनी ही बार एक नए प्रकार की हीन भावना से ग्रसित होती जा रही थी। मुझे पहले ऐसा कभी नहीं लगा था, इस नए शहर में आने के बाद भी नहीं, नए स्कूल में जाने के बाद भी नहीं, नए दोस्तों के न बनने के बाद भी नहीं। वैसे नए शहर में आए हुए दिन ही कितने हुए थे, कुल जमा 6 महीने 4 दिन बस। वो रात बेहद दुरूह रही, इतनी कि अगले दिन स्कूल की बस पकड़ना मुश्किल हो गया। नींद पूरी न होने से हर काम शिथिल और ढीला बना रहा। मुश्किल तो इतनी और हो गई कि टीचर ने उड़ी शक्ल और सूरत को क्लास में मन न लगाने वाली बात से जोड़कर देखा और सजा बतौर डबल होमवर्क दे डाला। अजीब सी तिलमिलाहट मेरे चारों ओर घेरने लगी और लगने लगा कि रुलाई जल्दी ही आने को है। लेकिन मैंने घर पहुंच तुरंत अपने पर काबू पा लिया और मुस्तैदी से होमवर्क निपटाने में जुट गई। दरअसल रात भर उससे न मिलने के हर तर्क के प्रस्तुत होने के बावजूद मेरे अंदर उससे मिलने और दोस्ती करने की एक तीव्र चाहत धड़क रही थी, जिसे मुझे बिना किसी रुकावट के आज अंजाम देकर रहना था। 5 बजते बजते वो छत पर चढ़ आई। शाम के आगाज को झुठलाती उजली धूप सी चारों ओर तीखी रोशनी फैलाती। आते ही रोज की तरह उसने अपना दुपट्टा नियत जगह पर रख दिया और मेरी खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। आ जाओ, गप्पे मारेंगे। मैंने सिर हिलाकर मंजूरी दे दी और मम्मा से इजाज़त लेने चल दी। मम्मा, वो बगल वाली लड़की है ना, बुला रही है। कौन, सुरेंद्र सिंह की बेटी? बेटा वो तो तुमसे बहुत बड़ी दिखती है, तुम्हें उसे दीदी बुलाना चाहिए। मम्मा, मैं तो नक गई। अरे वो इतनी भी बड़ी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे 4-5 साल बड़ी होगी बस। अब इस तरह की बातें कर आप मुझे जाने से रोकिए मत। धत, कैसी बात करती हो बेटा, मैं तुम्हें क्यों रोकना चाहूँगी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि इस शहर में भी तुम्हारे कुछ दोस्त बने जाओ, लेकिन उसे भी कभी घर बुलाना। जब मम्मा से मैंने बिना किसी नाराज़गी के ये बुलवा लिया कि उन्हें उस लड़की से मेरी दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं, उसके बाद ही मैं उसकी छत पर जाने का निर्णय कर पाई। जाने क्यों, लगा था उस वक्त कि उस जैसी खतरनाक किस्म की खूबसूरत लड़की से दोस्ती करने के लिए मम्मा की मंजूरी का हौसला ज़रूरी था। हेलो, मेरा नाम मोनिका है। उसने मक्खन की लोई सी नरम मखमली हथेली मेरी ओर बढ़ा दी। मैं उत्साह से भर गई और अपनी आवाज़ को अतिरिक्त रूप से मीठा बनाकर बोलने लगी, जो उसकी खूबसूरती के मारक प्रभावों को झेलने की ताकत रखेगा। मालूम है, तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें बुलाती हैं तो हमारे घर पर सुनाई पड़ता है। मैं उछलती हुई पहले वाक्य से ही तुम पर आ गई थी, उसे जतला देने के उद्देश्य से कि हमारी उम्रों में बड़ा फासला नहीं और हम बाइज्जत दोस्त हो सकते हैं। पता नहीं पहचान की अंतरंग नींव रखने की इस हड़बड़ी को पहचान पाई कि नहीं, क्योंकि मेरी बात सुनते ही वो बहुत सोचते हुए मेरे अनुमान से बिल्कुल अलग किस्म की बात बोल गई थी। सच? और मेरे घर का क्या क्या सुनाई देता है? मुझे उसका ये सोचकर बोलने वाला अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने खट से झूठों को सच बनाकर पेश कर दिया। अरे और कुछ नहीं सुनाई देता है सिवाय टॉयलेट के फ्लश खींचने की आवाज़ के। इतना सुनकर वो खूब जोर से हंसती थी, एकदम नकली वाली जोर की हंसी। मुझे अजीब लगा, एक क्योंकि जोर से हंसना उसका स्टाइल नहीं था, कम से कम अभी तक तो मैंने नहीं देखा था, और दो क्योंकि मुझे उसकी हंसी में राहत की झलक दिखलाई पड़ी थी, इसीलिए उसकी हसीन शख्सियत के बावजूद उसकी हंसी बिखरने लगी थी।
उससे मिलने के बाद चूंकि मैं अपने आप को काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही थी, इसलिए मैंने उसकी हंसी वाली बात को देर तक मन में टिकने नहीं दिया। जल्दी से पूछकर साफ कर दिया, किस स्कूल में पढ़ती हो तुम? न्यू इंग्लिश एकेडमी। मैं उससे सारी बातें जल्दी से जल्दी बांट लेना चाहती थी। धड़ 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 धड़। किस क्लास में हो? 8वीं में। और तुम? मैं 12वीं में हूँ। वो फिर सोचते हुए बोलने लगी थी, बोर्ड का इम्तहान देना है इस साल। वो वीके गर्ल्स कॉलेज है ना, उसी में पढ़ती हूँ। असल में वहाँ पर पढ़ने का एक फ़ायदा है, कम नंबर आने पर भी ग्रेजुएशन में वहीं दाखिला मिल जाता है। मेरे दिल में छन से कुछ कटा। इसके इतने कम नंबर आते हैं क्या कि आगे पढ़ने की समस्या से भी ये जूझती रहती है? मेरे लिए ये एक अनहोनी थी। ऐसा महसूस करने के बावजूद मैंने अपने अंदरूनी भाव के विपरीत अपने ऊपर लापरवाही का रंग चढ़ाते हुए अपने चश्मे को अपनी उंगली से नाक के और ऊपर खिसकाते हुए कहा, क्या बात करती हो, तुम्हारे और कम नंबर? मेरे हृदय से निकली हुई कारुणिक मिठास भरी आवाज़ मुझे खुद भी विडंबनाओं से भरी लगी और मैंने अपने ऊपर पूरा बड़ा होना ओढ़ उसे आश्वस्त किया। वो जोर से हंसी। नहीं नहीं, यही सच है। और वो धीमी धीमी हंसी हंसने लगी थी। वो उदास नहीं हुई थी, वो लज्जित भी नहीं हुई थी। मैं और दुविधा के चक्रों में फंसने लगी थी। अरे ये क्या है? तभी मुझे सड़क पर एक बाइक के जाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। इस आवाज़ पर मेरे खिंचावों की प्रतीक मोनिका सिंह, जिसे मैं न जाने खुश करने के कितने यत्न कर रही थी, वहीं मुझे छत के उस छोर पर अकेला छोड़ के दूसरे हिस्से पर भागकर चली गई। उसके इस बेसब्र बेसुध पने से मैं अचकचा गई और नहीं जानती क्यों। मेरी नज़र पहले उसके दुपट्टे पर गई और उसे वहीं रखा देखकर मेरी नज़र तल्लीनता से उसका पीछा करने लगी थी। वो कुछ देर वहीं खड़े खड़े नीचे देख हथेलियों से इशारे करती रही। फिर उसने पीछे मुड़कर मुझे भी इशारा कर अपने पास बुला लिया। मैं आसक्त चुंबक सी खिंची उसकी ओर चल दी। उसने मुझे नीचे का दृश्य दिखाया। मैंने देखा वो सड़क पर धीमी गति से चल रही एक मोटर बाइक मुझे दिखा रही थी। मोटर बाइक से भिन्न भिन्न करती ढेर सारी मधुमक्खियों की आवाज़ आ रही थी। बाद में उसने रहस्य से मेरे कान में खूब स्पष्ट शब्दों में बोला था, वो जो बाइक पर पीछे बैठा है ना, वो प्रतीक है। हमारे बीच कुछ कुछ चल रहा है। उसका ये बताने का अंदाज इतना फिल्मी था कि मैं रोमांचित हो गई। मेरे शरीर के मुलायम रोए तनाव से तन गए। उसके बाद ही मैंने दृश्य की महत्ता को समझा। मैंने पहले आवाज़ सुनी, फिर बाइक की पिछली सीट पर बैठे सवार को देखा, सबका सब स्लो मोशन में। प्रतीक जो बाइक के पीछे बैठा था, मुझे देख ताकत लगाकर मुस्कुरा दिया था। मैं भभूके सी लाल पड़ गई थी। पता नहीं मैं अपने ऊपर हंसे जाने पर गर्म हो गई थी, जिसे मैंने अपने ऊपर हंसा जाना समझा, और अचानक अपने हीनता बोध के चरम पर पहुंचकर मेरे शरीर का ताप अपने आप ही चढ़ने लगा था, या प्रतीक और मोनिका का आपस में कुछ चल रहा है। इस उत्तेजक खबर के रहस्य की साझीदार होने से मेरे अंदर एक किस्म की आग प्रज्वलित हो गई थी। सुनो, इस बात को कहीं बताना मत, वो फुसफुसाकर कह रही थी। नहीं नहीं, मैंने अंदर उठते बलबले को बाहर आने से रोकने का भरपूर प्रयास किया और ऊपर से सामान्य बनते हुए बोली, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा होमवर्क बचा है। अरे नहीं, थोड़ा और रुको ना, और कल से ना अपनी किताबें यहीं ले आना, दोनों पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। वो नई फिल्म की तरंग में बोलने लगी थी। इससे एक अबूझ सा गुस्सा मुझ में छाने लगा था। मन किया पूछ लूँ, ऐसा होता है तुम्हारा पढ़ना, कहीं इसीलिए तो? जाने कैसा आकर्षण था, लेकिन जिसके तहत बंधकर मैं उससे कभी कोई ऐसा सवाल कर नहीं पाई, और जैसा जैसा वो कहती चली गई मैं धीरे धीरे उसी को करने लगी थी। एक रात रेडियो पर छाया गीत का कार्यक्रम बज रहा था और अचानक मन की रात को डगमग करता एक गीत बज उठा था, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों। रात मन में जमते हुए फैसलाकुन स्वरों में मैं सोचने लगी थी, लोगों का पढ़ने में दिल कब नहीं लगता था, और लोग बिना अपराध बोध के इतनी मस्ती में कब गाने लगते थे? क्या जब प्रतीक जैसा कोई मिल जाता था और उसके साथ कुछ चलने लगता था तब? वैसे प्रतीक भैया बड़े स्मार्ट थे। मोनिका ने इतरा के बताया था, कॉलोनी की 10 लड़कियां उनकी दीवानी थीं, मगर वे तो सिर्फ मोनिका के दीवाने थे।
रोज अरदास के पूरे नियम से वो बाइक पर पीछे बैठे हुए उस सड़क के कई चक्कर लगाते थे, जिस सड़क से मोनिका के छत की दूरी सिर्फ बित्ता भर रह जाती थी। और मोनिका और वे एक दूसरे को अपलक देखते रहते थे, घंटों सिर्फ देखते रहते थे। एक दूसरे को देखते हुए वो कभी मुस्कुराते थे, कभी दिल पर हाथ रख इशारा करते थे। एक दिन मोनिका ने वहीं से मुझे जोर से गाने को उकसाया था और मैं निर्देशानुसार जोर जोर से आवेश में भर गा उठी थी। जीजा जी होने वाले जीजा जी, शादी के हैं फेरे साथ और हमारी शर्तें साथ। मेरी अनघड़ बेसुरी मगर साफ लफ्ज़ों वाली आवाज़ में गाना सुन प्रतीक भैया सड़क पर बाइक पर बैठे बैठे ही खूब ठठाकर हंसने लगे थे। छत पर किए गए खुलासों में से मोनिका का प्रतीक भैया के फ्यूचर के बारे में किया गया खुलासा बहुत आशा से भर देने वाला था। उसके लिए पता है, प्रतीक पढ़ने में बहुत अच्छा है और कॉलेज यूनियन में भी है। मेरे सामने एक हीरो का वितान खींचने लगा था। वैसे उसका फैमिली बिजनेस है, अंकल मतलब उसके पापा वकील हैं, मगर प्रतीक के बड़े भैया फैमिली बिजनेस संभालते हैं। इस कथन के पीछे उसका ये आशय तो जरूर ही था, प्रतीक को पढ़ने के बाद मगज खपाने की ज़रूरत नहीं होगी, फैमिली बिजनेस उसका इंतज़ार कर रहा है। इतना बताकर वो छत पर गोल घुमेर लगाने लगी थी, जैसे कोई फूल सुरक्षा भाव से भरा हुआ तेज हवा में भी मदमस्त हो कपकपाता रहता है। जिस रोज़ मम्मा ने एक नए तरीके से मुझसे पूछा था, बेटा मोनिका कुछ अपने बारे में बताती है, खुश रहती है वो? उस दिन मैं उनके नए तरीके को समझ न पाने की असफलता से खींच कर बोली थी, मम्मा कैसी बात पूछती हैं आप? मम्मा ने ठीक तरह से मेरे मामलों में अपने हस्तक्षेप को समझकर बड़े प्यार से कहा था, चिढ़ो मत बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कॉलोनी के लोग बता रहे थे कि मोनिका के पापा थोड़े अजीब हैं, उनकी नौकरी भी परमानेंट नहीं और वे उस पर बड़ी सख्ती भी करते हैं, कहीं बाहर आने जाने भी नहीं देते, सुना है। अपनी खींच से उबर कर जब सोचा तो मम्मा की बातें सही लगने लगीं। वाकई मैंने मोनिका को कॉलेज के अलावा सिर्फ छत पर अकेले देखा था, कहीं और अकेले तो बिल्कुल नहीं देखा था, न बाजार में न किसी दोस्त के घर। इसीलिए तो प्रतीक भैया और मोनिका छत के सहारे ही प्यार करते थे, बेचारे दोनों। मेरे मन में दोनों के प्यार को अंजाम देने की अवसरहीनता को लेकर दया उमड़ने लगी। अगले दिन जब उसने वहीं छत पर खड़े हो मुझे छत पर आ जाने का इशारा किया तो मैंने चिल्लाकर कह दिया, नहीं आज मैं नहीं आ पाऊंगी, आज तुम आओ। मैं जानती थी ये समय प्रतीक भैया और उसके छत पर देखने का समय होता था और इसे छोड़कर मेरे घर चले आना वो आसानी से गवारा नहीं करेगी, मगर फिर भी मैंने कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो छत पर अपनी मम्मी को ले आई थी और मेरा कमरा और पढ़ने का टेबल दिखाकर कुछ कहने लगी थी। इसके 5 ही मिनट बाद मेरे घर के दरवाजे की घंटी बज चुकी थी। ये तो बड़ी नई बात हो गई। मेरी सांसें तेजी से दौड़ने लगीं। उसका यूं मेरे घर आना हम दोनों के लिए नई आज़ाद हवाओं को साथ लाना भी था। वो अपने ऊपर थोपी गई सख्तियों की वजह से और मैं अपने संकोच की वजह से अभी तक कॉलोनी की सड़कों पर अन्य लड़कियों की तरह चहलकदमी करने से महरूम रहे थे। अब हम बेलौस हवाओं की तरह रोज़ मोहल्ले में बहने लगे थे। इसी के साथ प्रतीक भैया से चुपचाप गुपचुप मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया था और मैं ईमानदारी से दोनों की मदद करने में जुट गई। दोनों के मिलने के नियत स्थानों में एक अधबना मकान भी शामिल था, जिसकी दीवारें खड़ी हो गई थीं। घर को कमरों में बांटा जा चुका था, मगर जिसकी छत अभी नहीं डली थी। वहाँ बैठकर हम तीनों अक्सर चांदनी और तारों से बने चंदोवे को देर तक आंख उठाकर देखकर सराहते रहते थे। वक्त उस दौरान कैसे इतना सरपट भाग जाता था, समझ में नहीं आता था। इधर कॉलोनी में मोनिका जैसी खूबसूरत लड़की के साथ घूमने से मेरी भी पूछ परख बढ़ गई थी। अब उसकी ओर खिंचने वाली लड़कियां भी मुझे भाव देने लगी थीं। मोनिका का व्यक्तित्व तो जबरदस्त ढंग से बदलता जा रहा था। छुप छुप कर करने वाले काम अब वो निडर होकर करने लगी थी। जैसे कभी वो सड़क पर चलते हुए जोर से कुछ गाने लगती थी, कभी शरारत से अपना दुपट्टा गिरा देती थी और देर तक उसे नहीं उठाती थी। इस बीच बीसियों लोग उसे देख लेते थे। इस पर खूब जोर से हंसने लगती थी। कभी कभी तो प्रतीक भैया का हाथ पकड़ लेती थी और कभी मेरी अकबकाहट को नज़रअंदाज करते हुए वो उनके कंधे पर ढलक जाती थी। यूं ही चलते चलते
जहाँ तक प्रतीक भैया की बात थी तो वो वैसे ही धैर्यवान बने रहे जैसा छत पर मोनिका को देखने के समय में हुआ करते थे। वे मोनिका के पागलपन पर धीरे से हंस देते थे, प्यार से खुश होकर उसके सिर पर हाथ फेर देते थे और मुझे ढेर सारे गिफ्ट देते थे, जैसे एक बार एक खूबसूरत सा पेन, मेरी प्रिय किताब और अनेक बार मेरी पसंद के ढेरों चॉकलेट्स भी। जब पहली बार मोनिका ने मुझे अलगा कर प्रतीक से मिलने की इच्छा जाहिर की थी तो मैं उसकी आकांक्षा के तनाव से भी अधिक तनावग्रस्त हो गई थी। मुझे अजीब लगा था, बहुत अजीब। वो हड़बड़ाते हुए कह रही थी, आज तुम संजना के साथ थोड़ा घूम लो, इस बीच में प्रतीक से अकेले में मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मगर 15 मिनट में आ जाना, वरना आंटी डांटेंगी। मैं चेहरे पर अजीब लगने वाला भाव लिए बिना बोली और उससे आंख न मिला पाने की अवश्य सी भावना से भर महत्वपूर्ण भाव से अपनी घड़ी देखने लगी थी। उसने मेरे जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया था। वो घोड़ों की तरह तेज भागती हुई कहीं गुम हो गई थी। मुझे लगा वो मेरे अंदर से भी कुछ चुरा कर भाग गई थी। मैं लस्त भाव से चलकर संजना के ग्रुप में बैठ गई, लेकिन मुझे उनकी बातों में ज़रा भी मज़ा नहीं आया। जब मोनिका को गए हुए आधा घंटा हो गया और वो फिर भी नहीं आई तो मैं नाराज़ कदमों से घर की ओर चल दी। तभी मुझे अपने पीछे 2 जोड़ी कदमों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वही दोनों थे। वे मेरे नज़दीक आए। सॉरी, मोनिका हंसते हुए बोली। थैंक्स, प्रतीक भैया भी उतना ही हाँफते हुए बोले थे और दुलार से मेरे बालों में हाथ फेर लौट गए थे। मैं और सुनना चाहती थी, साझे राज की ताज़ा राजदाराना बातों से रूबरू होना चाहती थी, मगर मेरे सामने कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। निशब्दों की दुनिया में वास करते हुए हम मोनिका के घर पहुंच गए थे। आज दरवाज़ा उसके पापा जी ने खोला। उन्हें देखते ही मोनिका के गले से एक घुटी हुई सिसकी बाहर आने लगी। पापा जी, थोड़ी देर हो गई। देर हो गई? देर? थोड़ी देर हो गई? पापा जी ने दांत पीसकर चिल्लाते हुए कहा और मोनिका का हाथ निहायत खुरदुरेपन से खींचकर उसे घर के भीतर कर लिया। बहुत डर के शोर के बाद का सन्नाटा मेरे कानों में सीटी की शक्ल में बजने लगा। साएं साएं मैं थरथराते हुए अपने घर पहुंची। अगले दिन मोनिका छत पर नहीं दिखी, ना ही मेरे घर आई। फ़ोन उसके घर था नहीं। अतः उसके साथ क्या कुछ हो रहा होगा, इन्हीं आशंकाओं में डूबे हुए मैंने 3-4 दिन बिता दिए। मम्मा के कॉलोनी में घूमने न जाने के बारे में पूछने पर मैंने कह दिया था, बहुत सारी कॉपियाँ कंप्लीट करनी है मम्मा, जब हो जाएंगी तब जाऊंगी। मम्मा ने मेरे कहे पर सहजता से विश्वास कर लिया और ज़्यादा सवाल नहीं किए। फिर वो कई दिनों बाद शनिवार की एक दोपहर को दिखी थी। मैं उस दिन स्कूल से जल्दी आ गई थी, इसीलिए मैं उसे उस दोपहर को देख पाई। उसने सफ़ेद सलवार पर गहरे लाल रंग का कुर्ता पहन रखा था। वो अपने माता पिता के साथ थी। वे तीनों चिपक कर स्कूटर पर बैठे थे। दोनों के बीच फंसी हुई वो मुझे लाल नाजुक फल सी लगी, जो थोड़े दबाव में कुचलकर पूरा मलीदा बन जाता है। मुझे उस पर तरस आने लगा, मगर दूसरे क्षण जब उसे ज़ोर से हंसते देखा तो छले जाने का एहसास मन में ठाठे मारने लगा। वो तो लगभग खुश सी दिख रही थी। उस वक्त मेरे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए शायद ऐसा कर रही होगी, किसी समझौते के तहत, भविष्य में घटने वाली कल्पनातीत घटनाओं को सुरक्षित करने के वास्ते। उस शायद का सच उसी शाम मुझ पर खुल गया। वो उस शाम मेरे घर आ पहुंची। उसके चेहरे पर उसके कुर्ते का रंग खिल रहा था और वो परेशान दिख रही थी। आज हम वो वाली नई पिक्चर देखने गए थे जिसमें पूनम ढिल्लन है। पता नहीं क्यों गए हम। मम्मी जी को लगा होगा इतने दिन से मैं घर के अंदर बंद रही, इसलिए कुछ बाहर की हवा खिला लाएं, मगर सब उल्टा हो गया। वो बिना रुके मेरी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार किए बिना किसी और दुनिया में पहुंची हुई सी बोले जा रही थी। हाफ टाइम में मैं टॉयलेट गई तो कॉरिडोर में खड़े लड़कों का ग्रुप चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ओए पूनम ढिल्लन, स्क्रीन से उतर कर यहाँ आ गई है। ओए देख, ओए पूनम ढिल्लन, हाय हाय देख तो क्या बात है। इतना सुनते ही पापा जी को जोर का गुस्सा आ गया। वो हमें फिल्म पूरी दिखाए बिना ही वापस ले आए। अरे टॉयलेट गई तो पापा जी को साथ क्यों ले गई, मम्मी जी को साथ ले जाना था ना। जानती नहीं क्या, वो शिकायती स्वर में बोली, मानो मेरा ये सवाल उसके लिए कितना बेमानी था। पापा जी क्या मुझे मम्मी जी के साथ अकेले जाने देते हैं। खैर अब ये सब छोड़ो, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट की परमिशन ले तुमसे मिलने आई हूँ। क्या इस बीच प्रतीक मिला? नहीं, मैं भी इस बीच बाहर नहीं गई। ओह,
वो अजीब ढंग से उदास हो गई, मानो प्रतीक की खबर भर से उसका प्रतीक से मिलना हो गया होता और मुझसे मिलने का प्रयोजन इस खबर के आदान प्रदान के अलावा कुछ और हो ही क्या सकता था। उसके इस तरह के व्यवहार से मैं कट सी गई। सुनो, उसने उसी दूसरी दुनिया की खो से निकलती आवाज़ में कहा। कल आना मुझे लेने, कल पापा जी शहर से बाहर जा रहे हैं, कल। उसका कल देर तक हमारे बीच अटका रहा और मैंने जब धीरे से कटी हुई उसे अखर जाने वाली आवाज़ में कहा, अच्छा, तो भी वो अपनी खो जाने वाली दुनिया से वापस लौट कर नहीं आई थी और उसी बदहवास दुनिया से होती हुई अपने घर लौट गई थी। अगले दिन भी वो वैसी ही बनी रही, एकदम कातर और धुन में रंगी हुई। प्रतीक भैया ने हमें देखते ही खामोशी से इशारा किया और हम उस अधबने मकान की ओर चल दिए, जो अब उन दोनों के एकांत में मिलने का स्थायी सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। जैसे ही हम मकान के फर्श की उगती घास पर बैठे थे, वो रोने लगी थी, पागलों से बुदबुदाते हुए। उन बुदबुदाहटों के अर्थ खोजना नामुमकिन था, खास तौर से मेरे लिए, लेकिन प्रतीक भैया जरूर समझ गए थे। तभी उन्होंने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया था और मैं दृश्य देख जोर से अकबका गई थी। मुझे इस तरह देख प्रतीक भैया ने कहा था, थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ प्लीज़। हाँ हाँ हाँ, मेरी हाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मेरे दृश्य में उपस्थित को नकारती हाँ थी और अच्छा हुआ अंधेरा गहराता जा रहा था, क्योंकि उसी की आड़ में मैं अपनी आंखों से बहते गर्म पानी को छिपा पाई। कह नहीं सकती, यूं दोनों के प्रति अपने समर्पण भाव को एक्शन में तब्दील होते देख मेरे अंदर ये नया दुख जगा था, अथवा शर्म के रेले से अपने ऊपर से गुजर जाने की वजह से मैं ऐसा महसूस कर रही थी। अधबने मकान की बाहर सीढ़ियों पर बैठ नजरें जमीन पर गड़ाए हुए मैं अनवरत प्रतीक्षा में जम गई थी। सामने से सूनी अंधियारी सड़क पर जाते इक्का दुक्का लोग मुझे सवालिया निगाह से देख रहे थे और मैं अपनी जगह पर सिमट कर धंसती जा रही थी। जी डर और पशोपेश के मारे हलकान हुआ जा रहा था और मैं चौंक चौंक कर बार बार अपनी घड़ी देखती जा रही थी। मेरा चश्मा पसीने की वजह से नाक से नीचे लुढ़कता जा रहा था। मेरे अंदर गीली निकृष्ट दर्जे की चिपचिपाहट फैलती जा रही थी। जब 20 मिनट का समय मुझे अझेल युगों समान लगने लगा तो मैं अपनी अस्थिर अवस्था को बड़ी मेहनत से उठाकर उस जगह की ओर ले गई जहाँ उन दोनों को छोड़ आई थी। मैंने चोर की तरह झांक कर देखा और पाया कि मैं एक अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश कर गई हूँ, जहाँ पर दिखलाई पड़ने वाले तमाम रेखा चित्र पूरे अंधेरे के बाद भी अपनी विद्युत चमक लिए ताजीवन मेरे आगे कौंधते रह जाएंगे। प्रतीक भैया को मोनिका ने कभी न छूटने वाले आलिंगन में कसकर बांधा हुआ था और वे उसकी ठुड्डी अपनी 2 उंगलियों पर टिकाए उसके होठों को अपने होठों से कभी खोल कभी बंद करते हुए एक ऐसे क्षण के गिरफ्त में फंसे हुए थे जिसका सम्मोहन सिर्फ और सिर्फ मेरे जाने से टूटता। ऐसा ही हुआ। चूंकि मोनिका की पीठ मेरी ओर थी और उनका मुंह, लिहाजा वे ही मुझे पहले देख पाए। मुझे देखते उनकी पेशानी पर खींच के बल उभरे, मगर उन्होंने अपने प्रख्यात धैर्य का परिचय देते हुए उन बलों के नामों निशान तुरंत ही मिटा दिए और मुस्कुराते हुए बोले, मोनिका जाओ, घर जाओ, ये घबरा रही है। मुझे लगा मुझे चक्कर आ जाएगा और यहाँ की गहराई में एक अनावश्यक सा उथला कोलाहल फैल जाएगा, इसीलिए मुझे जल्द अपने आप को संभाल लेना चाहिए। मैंने व्याकुल नज़रों से प्रतीक भैया की ओर ताका। उन्होंने मोनिका को अपने से खींचकर अलग किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देते हुए सड़क के मोड़ तक हमें छोड़ने चले आए। उस दिन मोड़ से घर तक की यात्रा मीलों चली थी और उसकी थकान घटाने को हम दोनों में से किसी के पास भी 2 शब्दों की खनक की स्फूर्ति नहीं बची थी। उसी रात भयंकर बारिश हुई थी। मैं रात भर इस डर और दुख से करवटें बदलती रही थी कि बारिश कहीं उफनती नदी बन मुझे डुबा तो नहीं देगी। मुझे भीतर कहीं इतना दर्द होने लगा था कि मैं सोचने लगी थी, जिंदगी के बहुत सारे मायने जाने बिना मुझे आज मर जाना होगा क्या? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस हैंगर के समान हूँ जिसमें सुंदर तस्वीरें टंगती हैं। सब तस्वीरों को ही देखते हैं, हैंगर को किसने देखा आज तक? उस दिन अपने लिए बहुत रोई थी मैं। तुम भी किसी को चाहती हो क्या? मोनिका ने एक दिन ये दहला देने वाला सवाल भी मुझसे किया था। मैंने घबरा कर कहा था, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं कहाँ। उसने हंसते हुए मुझे टुकड़ा टुकड़ा करने वाली हंसी के साथ देखकर कहा था, प्यार करने के लिए सुंदर होना जरूरी थोड़ी होता है।
मैं उसकी इस क्रूर खूबसूरती को ताकती रह गई थी, बार बार अपना चश्मा ऊपर नीचे खिसकाते हुए। न दिन याद है, न महीना, मगर दशक वही था और काल वही, खालिस रूप से वही जो किस्से के पहले भाग से चलता आ रहा है। रात के 8 बज रहे थे और हम दूरदर्शन पर फिल्मी गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम चित्रहार देख रहे थे जब मोनिका के घर से खूब रोने चिल्लाने और दौड़ने की आवाज़ें आने लगीं। हमारा ध्यान टीवी से हट आवाज़ों पर चला गया और जब हमारे घर के दरवाजे को पीटने की आवाज़ आई तो मम्मा और मैं दोनों ने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मोनिका खड़ी थी। लंबे बाल खुले थे, माथे पर पसीने की कुछ लटें चिपकी हुई, गालों पर तरह तरह से प्रहार किए जाने के निशान थे और बाहों पर हजारों खरोंचें थीं। आंटी, आंटी, वो विक्षिप्तों की तरह चीख रही थी। देखो, आज पापा ने कितना मारा मुझे। कह रहे थे मैं ही लड़कों को देख गंदे इशारे करती हूँ। अरे रे, ना ना ना, अंदर आओ बेटा। मामा उसे जल्दी से अंदर लाकर मेरे पलंग पर बिठा रही थीं। वे दौड़कर उसके घावों पर डेटॉल भी लगा रही थीं। आंटी देखिए, यहाँ, यहाँ और यहाँ भी। वो चीख चीख कर रो रही थी। आंटी, आज तो पापा ने हद कर दी। कहने लगे मैं कॉलोनी के प्रतीक के साथ आंखें लड़ाने जाती हूँ, रोज घूमने जाने के बहाने। बताइए आंटी, मैं तो रोज अनामिका के साथ ही रहती हूँ। आप उसी से पूछ लीजिए, मेरा प्रतीक से कोई चक्कर नहीं। वो तो चूंकि अनामिका उसे भैया मानती है तो रास्ते में मिलने पर हम बातें कर लेते हैं, वरना तो पता नहीं कॉलोनी के लोग भी सारी ऊल जलूल बातें पापा जी को बताते रहते हैं और वो मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हैं। हाँ। मम्मा उसे सहलाती रहीं, दुलारती रहीं, चुप कराती रहीं। मैं सामने एकटक उसे देखती रही। मुझे दिखाई दे रही थी दुपट्टा उतारकर इतराती मोनिका, खाली मकान में विभिन्न मुद्राओं समेत प्रतीक भैया के साथ सायों में समा जाने वाली मोनिका, अपने पीछे मुझे दौड़ाती हुई मोनिका और मुझ पर खूब हंसती हुई मोनिका। मैंने मम्मा से ठंडी आवाज़ में उनके मोनिका को पुचकारने के दौरान पूछा था, ये दुनिया इतनी क्रूएल कैसे हो जाती है मम्मा? मम्मा ने दुलार से मेरे सिर पर हाथ फेर मुझे भी मोनिका के साथ साथ आश्वस्त करने की कोशिश की थी और जीवन के पहले खतरनाक मोह भंग से उत्पन्न होने वाले विकारों से मुझे बचा लिया था। उस वर्ष होली के त्यौहार के ठीक 4 दिन बाद मैं 13 वर्ष की होने वाली थी। मैं टीनएजर बनने को बेहद उत्सुक थी। दोस्तों की बातें सुन लगता था टीनएजर बनते ही एक नई दुनिया खुल जा सिमसिम वाले अंदाज में जादुई ढंग से मेरे सामने खुल जाएगी। वो कौन कौन से जादुई करिश्मे अपने साथ लाएगी, मैं यही सोच सोच विस्मित होती रहती थी। कॉलोनी में होली का त्यौहार जमकर मनाया जाता था। सब लड़कियां टोली बनाकर एक दूसरे के घर जाती थीं और हम खूब रंग खेलते थे। मोनिका को भी उस दिन रंग खेलने की इजाज़त मिल गई थी। ये हैरत की बात थी, मगर वो उस दिन सबसे पहले मेरे घर आई, मेरे मन के गिले पर मरहम सी लगाती और फिर हम कॉलोनी में निकल गए। बारी बारी सबके घर जाते हुए हम संजना के घर भी गए। उसके यहाँ बड़ा धमाल मचा हुआ था, हम भी उसमें शामिल हो गए। तभी तेजी से कुलाचे भरती हुई एक बाइक आकर संजना के घर के सामने रुकी। उसमें से प्रतीक भैया और उनके दोस्त उतरे। सारी लड़कियां हंसते हंसते एक ओर हो गईं और जैसा कि जाहिर था, प्रतीक भैया ने उनमें से मोनिका को बाहर खींच निकाला और उसके गालों पर रगड़ कर गुलाल मलने के बजाय गुलाल से उसके गालों को हल्के हल्के थपथपा दिया, मानो वे अपनी मोनिका को तंग नहीं करना चाहते, छेड़ना नहीं चाहते, बस धीरे धीरे सहेजते चले जाना चाहते हों। बस इतना ही होली खेले वे मोनिका के साथ, बस इतना ही। मैं बस इतनी ही होली की परिभाषा में बेवजह फंस गई थी। जब प्रतीक भैया मेरे नज़दीक आ गए और मुझे देख हंसते हुए बोले, कैसी गत बन गई है तेरी, हाँ? मैं उनकी ठिठोली पर शर्मा गई और दूसरी लड़कियों की तरह टूट कर उनको रंग लगाने से बचती रही। एक और कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। वे सबके साथ खूब खेले। फिर हम सभी वहीं संजना के घर के बरामदे में थक कर बैठ गए। कुछ लोग घर भी जाने लगे थे। जब मैं उठने को हुई तो प्रतीक भैया ने मुझे अपने पास बुलाया। एक काम है, जरा लॉन की ओर चलो। संजना के घर के लॉन में केले और कटहल के कई घने पेड़ थे। प्रतीक भैया मुझे लेकर वहीं पहुंच गए। मैं समझ गई अब भैया मुझसे मोनिका को बुलवाने की कोशिश करेंगे और अगर कहीं और मिलने की बात होगी तो भयानक देर हो जाएगी और उसके बाद डांट। क्या भैया, क्या? मैं आशंकाओं से भरकर उन्हें देखकर पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस आज तो ये, कहकर भैया ने मेरा चिबुक उठाया और मेरे होठों पर धीरे से अपने होंठ रख दिए।
महीनों की कल्पना के बाद वास्तविकता में जो क्षण जीवन में कभी ना बीतने वाले क्षण के रूप में दर्ज हो जाना चाहिए था, वो फुर्र से उड़ गया, मेरे सारे तंतुओं को छुए बिना ही। परे होता हुआ वो एक क्षण बेमेल, बेअदब, बेकायदा लोगों के बीच घटित हुआ। शायद इसीलिए इतना फौरी, इतना उड़नछू बन पड़ा था। निसंदेह उस क्षण में निहित पुरस्कार का संदेश ही वो तत्व था जिसे व्यक्त कर प्रतीक भैया रुई के फाये के समान हल्के हो उठे थे। मेरे द्वारा मोनिका और उनके प्रेम को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के कृत्यों को उपहारों द्वारा नवाजे जाने की परंपरा उन्होंने कायम रखी थी। उपकृत कर देने पर आ जाने वाला हल्कापन रिश्तों की स्थिरता और गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास उन पर हावी होने लगा था और वे उमंग से भरकर गा रहे थे, आज बिरज में होली और रसिया। उस रोज़ पहली बार नहाते वक्त मैंने अपने होठों पर साबुन मला था और उस उपहार को हमेशा के लिए धो देना चाहा था, जिसने मेरी शख्सियत को रंग कर रिश्तों में मेरी भूमिका को पुख्ता ढंग से रेखांकित कर दिया गया था। जो सच मैं हमेशा से जानती थी उसे सील कर दिया गया था और मैं शुरुआती ईमानदारी से अधिक जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका को निभाने लगी थी। मिल्स एंड बून्स की अंग्रेजी रोमांटिक किताबों सरीखे पहले चुंबन, स्नेह झंकृत होते तन और मन की तैयारी अभी बाकी थी और मिस्टर राइट के साथ अनूठी अनुभूतियों के घटित होने की बारी अभी आई नहीं थी। ये भी मैं अच्छी तरह समझ गई थी। इस दूसरे किस्म के मोह भंग ने मेरे अंदर और दृढ़ता भर दी थी। लिहाजा मैं प्रतीक भैया और मोनिका को मिलवाने की अब और ज़्यादा कोशिशें करती थी और अपनी स्थिति और उम्र की वजह से सफल भी होती थी। बीतते समय की गति ने उसके पापा जी के भीतर हमारी दोस्ती के प्रति आस्था की हल्की परत जमा दी थी। अब वो मामा को भी गाहे बगाहे देख नमस्ते कर दिया करते थे। मोनिका को मेरे घर कभी भी चले आने की छूट मिल गई थी और वो इस अवसर का बेधड़क इस्तेमाल करने लगी थी। मेरे घर आने के बाद वो बिना संकोच प्रतीक भैया को हमारे घर के फ़ोन से फ़ोन मिला दिया करती थी और वहीं से मिलने की जगह और समय निश्चित कर लेती थी। फिर वो धीरे से मुझे लेकर दिन के अनजाने अनसोचे पहरों में मेन रोड की ओर चल देती थी। वहाँ किसी बड़े छायादार पीपल के पेड़ के नीचे प्रतीक भैया अपनी बाइक लिए इंतज़ार करते रहते थे। वो उनकी बाइक की पिछली सीट पर सवार हो जाती थी और अपना दुपट्टा छाती से उतार कर अपने माथे और मुंह पर नकाब की शक्ल में बांध लेती थी। बाइक स्टार्ट करने से पहले प्रतीक भैया दुलार से कभी मेरे बाल सहला देते थे और कभी शरारत से मेरा चश्मा मेरी आंखों पर और ऊपर की ओर चढ़ा देते थे। मेरी ओर देखती उनकी आंखें एक राज के मज़े से मुस्कुराती रहती थीं। मैं अपने दायित्वों के बोध से और झुककर उन्हें बाय बाय करती रहती थी और तब तक करती रहती थी जब तक बाइक सड़क में धुआं उड़ाती बिंदु बन विलीन नहीं हो जाती थी। लौटने के पहले दूर तक दिखलाई पड़ने वाले दृश्यों में मोनिका की प्रतीक भैया की पीठ में धंसाए गए शरीर का दृश्य भी देर तक टिका रहता था और मैं उस सड़क के बेजुबान पत्थरों को ताकत से ठोकर मारते हुए घर लौट आती थी। इस तरह एक किस्सा अंत की ओर दौड़ने लगा था और अपनी परिणति को प्राप्त होने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुकना होगा और इससे पहले कि अंत की ओर पहुँचा जाए, अंत से पहले के एक दृश्य का वर्णन करना होगा। ये बेहद ज़रूरी है, इसलिए और क्योंकि यह मेरे सामने घटित हुआ था। उसके बाद के किस्से के ब्यौरे मेरे सामने घटित नहीं हुए थे, सिर्फ मुझे सुनाई पड़े थे इधर उधर से। सुबह के 10 बज रहे थे और उस दिन निश्चित ही छुट्टी का दिन था क्योंकि मैं घर पर ही थी। उस दिन बहुत दिनों के अंतराल के बाद हमें मोनिका के घर से एक बार फिर रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थीं। आवाज़ों को सुनते ही मामा और मैं दौड़कर उसके घर की बाउंड्री वाल तक गए थे, जहाँ से एड़ियों पर उचकते हुए मोनिका के घर का आंगन दिखलाई पड़ता था। उसी दिन मैं ऐसे खौफनाक दृश्य से रूबरू हुई थी जिसे याद कर आज भी मेरी रूह काँपती है। मोनिका आंगन के फर्श पर चित्त लेटी हुई थी। उसकी मम्मी जी ने उसे कंधों के बल दबा रखा था और उसके पापा जी उसकी जांघों पर लगभग उकड़ बैठे उस पर तमाम प्रहार कर रहे थे। मोनिका की अपने हाथों द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश निरर्थक साबित हो रही थी। उसका शरीर माँ बाप के स्पर्शों से बिंधा हुआ प्रतिरोध की क्षमता खोता जा रहा था। उसके गले से निकलती आवाज़ भी निहायत बैठी हुई, फंसी सी और अस्फुट थी। जो हम समझ पा रहे थे वो बस इतना ही था।
पापा जी बस नहीं, नहीं मर जाऊंगी, नहीं छोड़ दो, आप जो कहोगे वही करूंगी, सिर्फ आपकी बात मानूंगी, घर के बाहर कदम भी नहीं रखूंगी, बस अब छोड़ दो मुझे। काट मार गया वाले अंदाज में मामा और मैं काट हो चुके थे। कोई हरकत हमसे आज़ाद नहीं हुई, ना ही हमारे गले से ध्वनि की कोई संभावना प्रकट हुई। हमारी वस्तु स्थिति इतनी कातर थी और उसी अवस्था में हमें देखते हुए मोनिका के पापा जी ने देखा था। वे विफरे पागल कुत्ते के समान भौंके थे। भागो, तुम लोगों की शह की वजह से हमारी लड़की बर्बाद हो गई, भागो यहाँ से। भौं भौं भौं। ये कितने खराब तरह का मोहभंग था, मैं पहली बार समझी थी। माँ बाप सिर्फ अच्छे नहीं, ऐसे भी होते हैं। बाद के दिनों में अपमान से घनीभूत चुप्पी और दूरी की ऊंची दीवार दोनों घरों के बीच खींच दी गई थी। सुना था मकान मालिक ने छत की बाउंड्री वॉल उठाने और नीचे की बाउंड्री वॉल ऊंची करने की मोनिका के पापा जी की इच्छा का सम्मान किया था और देखते देखते निर्माण कार्य शुरू हो गया था। दीवार बनने के पहले एक दो बार मुझे मोनिका नजर आई थी, छत पर मम्मी जी के साथ टहलते हुए। उसका सर और उसकी छाती मोटे दुपट्टे से पूरी तरह ढके रहते थे। उसकी नज़रें छत की ज़मीन कुरेदती रहती थीं। वो एक बार भी मेरी खिड़की की ओर नहीं देखती थी, एक बार भी नहीं। मेरा भी कॉलोनी में आना जाना घट गया था। दरअसल घूमने का अब मेरा मन भी नहीं करता था। मैं अब बहुत बहुत पढ़ने लगी थी। पढ़ना मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता रहा था, अब और अच्छा लगने लगा। कभी कभी जी करता था प्रतीक भैया को फ़ोन कर उनका हाल लूँ, कुछ पता तो चले। सब कुछ ठीक चलने के दरमियान अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारी दुनिया उलट पुलट हो गई। मगर फ़ोन करने के ख्याल सिर्फ ख्याल साबित हुए। फ़ोन का नंबर घुमाते वक्त मुझे अपने होठों को साबुन से मलकर धो लेने का मन करता था और उसी में इतनी देर लग जाती थी कि फ़ोन करना ही रह जाता था। कभी कॉलोनी की मार्केट में प्रतीक भैया दिखे भी तो बस इतना कहकर पास से गुजर जाते थे। अच्छे से पढ़ रही हो ना? एग्ज़ाम कब हैं तुम्हारे? आंटी कैसी हैं? मुझे घनघोर अविश्वास होता था उनके व्यवहार पर। वो मुझे अपने और मोनिका के बीच से कैसे ठंडे अंदाज में अलग कर दे रहे थे। मैं क्या लगती थी उनकी? कुछ लगती थी क्या? जल्द ही इन घटनाओं के बीतने के बाद वो शहर छूट गया मुझसे। कहने को तो शहर के भौगोलिक क्षेत्र से दूर चली गई मैं, मगर संवेदनाओं के स्तर पर भी वहाँ बहुत कुछ दफन कराई थी मैं बड़ी हो गई थी, सारे मोह भंगों से उबर, समझदार, टफ। उन लोगों के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की अपनी तरफ से, लेकिन बाद में उन लोगों से संबद्ध कुछ छिटपुट ब्यौरे मिलते रहे। उन्हें नकारने के बावजूद अंदर एक बेचैनी बनी रहती थी। अंतिम सत्य तक पहुँचे बिना क्या जीवन का कोई हिस्सा पूरी तरह दफन किया जा सकता है अथवा जिया जा सकता है? त्रिशंकु को होने से बेहतर तो चुनाव ही होगा ना, फिर वो गलत हो या सही। इसीलिए उनकी खबर मिलती रहे, ऐसी इच्छा हमेशा बरकरार रही। ये बात अलग है कि बाद में प्राप्त छितराए किस्म के ब्यौरे मुझे सच से ज़्यादा लोगों की अद्भुत कल्पनाशीलता की उपज लगे, जिनमें से सच को ढूंढना बेहद कठिन था। जैसे किसी ने कहा था, उन दोनों ने भागने का कार्यक्रम बना लिया था मगर पकड़े गए थे। जिस दिन भागना था उसके पहले ही मोनिका के पापा जी को भनक लग गई थी। उन्होंने उसी रात कॉफ़ी में नशे की दवा मिला दी थी, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी मोनिका किसी चीज़ को हाथ लगाए अथवा नहीं, मगर कॉफ़ी को मना नहीं कर सकती थी। ना ना ना, कॉफ़ी में नहीं। उस दिन उसकी माँ ने उसके प्रिय खाने राजमा चावल और भिंडी में से किसी में वो दवा मिलाई थी। जिस प्लेटफॉर्म पर प्रतीक भैया इंतज़ार करते रह गए थे, उसी के ठीक बगल वाले प्लेटफॉर्म पर बेसुध बेहोश मोनिका को दो लोगों की मदद से ट्रेन में लादकर जालंधर पहुंचा दिया गया था। जालंधर में उसके पापा जी के कुछ रिश्तेदार थे। वहां उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। कोई मिला था मोनिका के पापा जी से दिल्ली में। यूं ही दिल्ली करोल बाग में टकरा गया था उनसे। वे उस व्यक्ति को देख सकपका गए थे, मगर फिर बड़ी शान से बिना पूछे कहने लगे थे, मोनिका ससुराल में राजी खुशी है। 80 का दशक मेरे जीवन का नेपथ्य काल हो चुका है और मुझे आश्चर्य है कालों को सीमाबद्ध करने का बैरोमीटर अभी तक क्यों नहीं बन पाया है। क्या कर रही है टेक्नोलॉजी और ये विकास? कैसा है, क्या है ये? माने विकास और सिया नाम के दो प्रेमी हरियाणा, पंजाब या
या के जो कहीं भाग गए थे और फिर पकड़कर माँ बापों और समाजों द्वारा मार दिए गए। आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में, ये हाल ही की तो बात है, इसी 21वीं सदी की। यानी नेपथ्य का कोई अर्थ नहीं, यानी भूत और वर्तमान सबका घालमेल जबरदस्त है। यानी प्रतीक भैया और मोनिका ही विकास और सिया हैं या थे। सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है। ये सब कुछ दर्ज करने के पहले एक अंतिम खबर और आई थी। सुना था प्रतीक भैया को लोग रोज रात को प्लेटफॉर्म पर भटकते देखते हैं, कुछ घंटे वहीं बिताकर वो लौट आते हैं। एक दिन किसी दोस्त ने उनकी बाँह पकड़कर रोक कर पूछा था, क्या करने आते हो यहाँ? उन्होंने उस दोस्त को अजीबोगरीब नज़रों से देखते हुए कहा था, कुछ नहीं। वे पागल नहीं हुए हैं, उन्होंने हाल ही में शादी भी कर ली है, मगर वे उस कुछ नहीं को आज भी ढूंढते हैं। अब अगर कन्फेस करूं तो कहूंगी, अपनी सारी शंकाओं, शिकायतों, अवधारणाओं और मोह भंगों के बावजूद मोनिका मुझे कई बार कचोट कचोट कर याद आती है, निरंतर भीतर से कुछ छील कर अपनी उपस्थिति बनाती हुई। अब यहाँ पर जानिए लेखक का नोट। अनामिका के कन्फेशन के बाद हमें रुक जाना चाहिए, वरना किस्सा तो हर कथा अनंता की तर्ज पर चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा, और पाठक और श्रोता दर्शक बन उन प्रक्रियाओं में डूबकर सहभागी होते रहेंगे, साल दर साल, युग दर युग। अनामिका बोली, पता है बचपन से मुझे कहानियों के वो वाले अंत पसंद नहीं। सुन रही हो ना, भले ही वे मजाक में कहे जाएं। मोनिका ने पूछा, कौन से पागल? अनामिका बोली, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अभी आप सुन रहे थे वंदना राग जी की लिखी हुई कहानी मोनिका फिर याद आई। 80 के दशक की ये प्रेम कहानी आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर करिएगा। साथ में हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट लेखकों की उत्कृष्ट रचनाएं सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।